हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम 10वीं का प्रथम लेसन जो पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। इसके पहले वीडियो जो था उस वीडियो में हमने आपको सूत्र और बताया था यूक्लिड प्रमेय का किस तरह से हल करते हैं। तो यूक्लिड प्रमेय विभाजिका को हल करने का तरीका उसमें बताएगा। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 140, 156, 38, 25 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 140 को सबसे छोटी संख्या 2 से पहले शुरुआत करते हैं भाग देकर। तो यहाँ 2 से कटाते हैं तो ये 70 बार में कट जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब तक इकाई के स्थान पर शून्य आता रहेगा वो 2 से कटता रहेगा। तो अब 2 से फिर हम भाग देकर देखते हैं। 2 से भाग देकर देखेंगे तो कितने बार में कटता है। तो 70 में 2 से भाग देंगे तो 35 बार में कट जाएगा। जब इकाई के स्थान पर अभी 35 आ रहा है, इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है, तब ये 2 से कटना संभव नहीं है। तो याद रखिएगा, उसको हम 5 से कटाएंगे तो 5 7 35। अब 7 जो है कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या जो है कि क्या किससे करती है, एक और स्वयं संख्या से करती है ना। तो 7 से कटा देंगे, 7 एकम 7। इस तरह से आप जो है कि बड़ी बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से आप जो है कि आप भाग देकर उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे 2 2 5 7 जो बाहर आया तो उसको हम यहाँ गुणांक के रूप में लिख देंगे। तो 2 × 2 × 5 × 7। तो इस तरह से आप जो है कि आराम से उसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 बार है ना, तो हम 2 पर क्या करेंगे, 2 घात दे देंगे। अब फिर इसके बाद 5 × 7 लिख दिया जाए, क्योंकि 5 × 7, 5 और 7 जो है ना, ये दोनों जो संख्याएं हैं केवल यहाँ पे क्या है, ये सिंगल है, इसलिए सिंगल है, अकेले हैं। तो अकेले में हम क्या करेंगे, उसको अकेले ही लिख दिया जाएगा। यहाँ पर 2 पर 2 घात है, इसलिए हम यहाँ पर मतलब 2 बार है तो उस पर 2 घात दिखा देंगे। तो कितनी भी जैसी संख्या भी आपके सामने रहेगी तो उस पर 2 घात रहेगा, 2 घात दिखाइए। 3 बार है तो 3 घात दिखाएंगे। तो जिस तरह से रहेगा उस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आइए। 156 का हम निकालते हैं, कैसे इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इकाई के स्थान पर 6 आया है। तो जब इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता है ना, तो याद रखिएगा 2 से कटता है, ये विभाजकता का नियम है। तो आप 156 में 2 से भाग दें तो 78 बार में कट गया। आप 78 में फिर 2 से भाग देंगे। हमने बताया कि जब तक इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आएगा वो 2 से कटता रहेगा। तो हमने 78 में 2 से भाग दिया तो देखिए 39 बार में ये कट जाता है ना। अब इकाई के स्थान पर देखिए 9 आ गया, तो 9 और 3 को जोड़ दीजिए, है ना। अब विभाजकता प्राप्त करने के लिए 9 3 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, इसलिए 39 3 की विभाजकता है। तो 3 से हम भाग देंगे 39 में, तो कितना बार हमें, कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 13 एक ऐसी संख्या है जो अपनी संख्या और एक में कटती है। ठीक है ना। तो जो संख्या होती है जो अपने संख्या में करती है और खुद स्वयं से करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना, प्राइम संख्या भी बोलते हैं उसको। तो आइए 2 × 2 × 3 × 13 जो हमारे पास गुणनखंड मिला है भाग देने के बाद, तो वो गुणनखंड को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 कितने बार दिया है, 2 बार दिया है। तो 2 को 2 बार दिखा देंगे हम, 2 पर पावर 2, और 3 × 13 दिखा देंगे, क्योंकि एक बार दिया हुआ है ना। अब हम यहाँ 3825 ये संख्या दी हुई है, 3825 का क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इकाई के स्थान में 5 है ना, तो ध्यान दीजिएगा जब इकाई के स्थान में 5 है तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, क्योंकि विभाजकता का नियम है। विभाजकता का भी नियम आपको हम दे देंगे। तो आज यहाँ पे पढ़ते समय हम जो है कि यहाँ पर अब डिवाइड करेंगे उसको। अच्छा, एक चीज़ और है कि 5 2 और 8 और 3 को सब जोड़ेंगे ना, तो ये मालूम चल जाता है यदि ये 3 के पहाड़े वाली संख्या में आता है तो 3 से कट जाएगा। जैसे 8 3 11 2 कितना हो जाएगा, 11 2 13 13 5 18 हो गया। तो 18 में 3 से भाग जाएगा ना, 3 6 18। तो इसका योग जो है कि जब 3 के पहाड़े में आता है तो पूरी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाएगी, ये नियम है। तो हमने 3 से भाग दिया 38 25 में, तो कितने बार में कट जाता है ये, देखिए 1275 बार में कट जाए। आप भाग देख के ना चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब फिर देखिए 1 धन 2 + 7 + 5 जोड़ेंगे ना, तो फिर जो इसका योग आएगा ना वो 3 के पहाड़े में आएगा। ठीक है ना, 1275 का योग 3 के पहाड़े में आएगा, तो आराम से फिर 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 बचता है, और 5 3 5 15। अब देखिए यहाँ पे 4 + 2 + 5 है, 4 2 6 5 11। अब 11 जो है ना कि देखिए 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये 3 की विभाजकता नहीं है। अब जब इकाई के स्थान पर 0 और 5 रहे तो 5 से विभाजित हो जाएगा। ये विभाजकता का नियम है कि जब इकाई के स्थान पर 0 5 रहेगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 दिया है, तब कराएंगे 5 बटे 40। ठीक है, अब 2 बच जाएगा शेषफल और 5 बच जाएगा, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब देखिए फिर 8 और 5 को हम जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा 13,
तो इसलिए विभाजकता 3 की नहीं है। तो ये 5 है इकाई के स्थान पर। तो नियम है कि जब इकाई के स्थान में 5 हो, 0 हो, तो वो 5 की विभाजकता होती है। तो 5 से कटाएंगे हम, 5 एकम 5, 5 7 35, या तो भाग देकर भी इसको आराम से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर 17 हो गया, तो 7 1 और 8 हो गया, ठीक है ना। लेकिन 7 1 8 होगा, तो ये संख्या 17 जो है ना, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। ये जो संख्या होती है ना, एक और किससे करती है, अपने ही से खुद करती है, स्वयं करती है, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ पर 3 को भी 2 बार दिखाएंगे और 5 को भी 2 बार दिखाएंगे, क्योंकि 3 का भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है ना। तो याद रखिएगा 3 2 बार है, 5 2 बार है, तो हम सीधा सीधा क्या करें, 3 पर 2 घात 5 पर 2 घात दिखाएंगे और गुणे 17 दिखा देंगे। तो इस तरह से आप बहुत बड़ी से बड़ी संख्याओं का आराम से आसान विधि से जो है कि आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये याद रखना है कि जो संख्याएं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 5005 दिया है और दूसरा दिया 7429। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड को रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 5005 दिया है, तो ये जो संख्या है इकाई के स्थान में 5 है, इसलिए 5 से विभाजित होगी, ठीक है। 5 से और 5 5, अच्छा ठीक, 5 + 0 + 0 + 5 को हम जोड़ दे, तो ये चेक कर देखेंगे 3 के पहाड़े में आता है तो नहीं आएगा, 10 पहाड़े में नहीं आता 3 के ना, तो इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से ही विभाजित होगा। जब तक इकाई के स्थान में 0 5 आता रहेगा, 5 से विभाजित होता रहेगा। तब यहाँ 5 एकम 5, अब 2 0 ऊपर है तो 2 0 ऊपर है तो नीचे भी आ जाएगा, और 5 एकम 5 लास्ट में तो 1 हो गया, ये 1001 हो गया। इस तरह से बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप गुणनखंड आसानी विधि से निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। अब यहाँ पे देखिए विभाजक इसको करना है, तो ये देखिए 3 के पहाड़ में नहीं आएगा, तो 7 के पहाड़ में एक बार चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 0 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भाग देने पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तब इस तरह से अब आप क्या करेंगे, तो 3 और 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28 और 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 7 3 21, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, फिर 7 जो है 7 से भाग देने पर ये 143 बार में कट गया है। 4 3 7 1 8, इनका योग जो है कि 143 का योग 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 की विभाजकता नहीं है। और इकाई के स्थान पर देखिए विषम संख्या ये 3 संख्या ही है, तो इसका मतलब फिर भी ये 3 से नहीं कट पा रहा है, तो ये 11 से कटा कर चेक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पहले और अंतिम पद को जोड़ते हैं ना, तो बीच वाले पद से जब माइनस करते हैं उसका मान 0 हो जाता है, तो उससे 11 से विभाजकता होती है, 11 की विभाजकता का नियम है। अब यहाँ पे 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13 हो जाता है, तो इसलिए 505 को लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 गुणे 7 गुणे 11 बटे 13, इसका गुणनखंड निकल गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, जो हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे जो है कि सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त हो जाएगा, और कभी भी दिक्कतें भी होती है तो अधिक क्लास नहीं भी जा पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके कैलकुलेशन को देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 7429 है ना, तो 7429, तो इसको देखा जा सकता है कि यदि ये 7429 का योग यदि 3 के पहाड़ी में आता है तो समझिए कि 3 से कट जाएगा। तो 7 4 11, 2 कितना हो जाएगा, 11 11 तो 13 हो जाएगा, 13 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12 22 हो जाएगा। इसका मतलब भाग नहीं जा पाएगा, 3 की अभी विभाजकता नहीं, 2 का विभाजकता तो है ही नहीं, 5 की विभाजकता नहीं, 10 की विभाजकता नहीं है। तो 17 से भागा 17 चौको कितना हो जाता है, 17 चौको 68 हो जाता है। मतलब भाग ना आप क्या करिएगा 7429 में देख सकते हैं। फिर इसके बाद 3 बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा वहाँ पर। अब अगली संख्या जो हमें प्राप्त होती है तो क्या करेंगे, 17 के पहाड़े में हम पहाड़ा पढ़ के उसे चेक कर सकते हैं। तो 17 का पहाड़ा 7 बार में पढ़ेंगे तो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। 437 बार में जो है कि संख्या क्या हो गई है, पूरी तरह से विभाजित हो गई है, ठीक है। अब ये देखिए 19 के पहाड़े में आएगा, क्योंकि अब ये जो विभाजकता के कुछ रूल को ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसके नियम को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो संख्याओं से हम भाग देकर ही चेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब 19 के पहाड़ा में पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 है, 43 में से 38 घटा देंगे, ठीक है, और 7 उतार देंगे, तो जो भी संख्या बचती है 3 बार पढ़ा पड़ेंगे 19 यहाँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ 19 से हमने कटाया तो 23 बार में कट गया है। अब 23 किसके पहाड़े में आता है, 23 के पहाड़े में आता है ना। विषम संख्या जो होती है खुद स्वयं एक अपने से कटती है और एक से कटती है। तो यहाँ पर देखिए 7429 का जो गुणनखंड है 17 गुणे 19 गुणे 2 23 है, 17 गुणे 19 गुणे 23 है।
मीन्स इसमें जो है कि आप अच्छी तरह से जो है ना, इसका मतलब है कि अच्छी तरह से भाग कर करके संख्याओं से, और आपको बस यही लिखते जाना है। एक आसान तरीका वो भी हो जाता है। और ये विभाजकता का नियम होता है, तो विभाजकता का नियम जो है कि आप पढ़ सकते हैं। आइए अगले एक्सरसाइज में चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म HCF और LCM मतलब होता है मौसा और लौसा। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और गुणे LCM है ना होता है। और यहाँ पे 26 और 91 दिया हुआ है, दो संख्या दिया है। मतलब HCF और LCM महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक है ना। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक मतलब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM जो है, ठीक ना, उसका होगा ये 26 और 91 संख्या दे दिया है, ठीक है ना। 26 और 91 संख्या दिया, तो 26 और 91 का क्या करेंगे हम, आइए हल करते हैं और देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 26 यहाँ पे लिख देंगे और बराबर यहाँ पे 91 लिख देंगे, ठीक है ना। 26 और 91 जो दिया हुआ है, हम नीचे की तरफ क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। और लिख कर यहाँ पर 26 का देखिए गुणनखंड जो हम निकालेंगे, है ना। जो पहले हम गुणनखंड निकाले थे उसी माध्यम से गुणनखंड निकाला। तो दो का हम जब गुण पहाड़ा पढ़े हैं तो 26 में भाग दिए हैं, तो 13 बार में कट गया, तो 13 से 13 कटा दिया, एक बार में कट गया। 91 को 7 से हम कटाएंगे, 13 7 91 होता है ना। पहाड़ा याद रहेगा तो कुछ जो संख्या बहुत तेजी से कट जाती है, समझ में आती है, तो 13 हो जाएगा। 13 को हम फिर एक बार में कटाएंगे तो 13 कम 13 हो जाएगा। इसके गुणनखंड को हम लिख देंगे 2 और 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 और 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मौसा निकालना, तो मौसा का आसान तरीका होता है HCF निकालने का, कि आप जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, जो गुणनखंड है, तो उस गुणनखंड में देखिए वो नंबर कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। तो 26 से 91 का जो गुणनखंड हमने निकाला है, तो 26 में 13 भी मिल रहा है और 91 वाले में भी 13 मिल रहा है। तो दोनों में 13 मिलने का मतलब ये होता है कि मौसा जो है कि आपका HCF जो क्या हो जाएगा, वो 13 होगा। समझ रहे हैं बात को। इन दोनों संख्याओं में जो सामान मिलता है ना, तो वही संख्या जो इसमें क्या होती है, वो मौसा का काम करते। चाहे कोई भी संख्याओं का गुणनखंड निकालें, ये याद रखिएगा, किसी भी संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं तो जो दोनों में, दोनों गुणनखंड में समान रूप से दिखाई देता है या समान होता है, उससे वही आपका क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। अच्छा, लौसा निकालना हो तो सीधी सीधी बात समझिए। यहाँ पे दो शेष बच रहा है, 7 बच रहा है, क्योंकि 2 और 7 दोनों में नहीं मिल रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, 2 7 क्या करेंगे, लिख देंगे पहले। यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 और 7 क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 7। इसके बाद जो दोनों में 13 दिया है, जो मिल रहा था, तो 13 को हम क्या करेंगे, आसानी से लिख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि यदि HCF में जो शेष बची संख्याएं हैं, ठीक है ना, एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो जो शेष बची संख्याएं हैं, आप यदि गुणांक करके लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह देकर, तो समझिए कि वो एलसीएम बन जाता है। तब यहाँ पर देखिए 2 और 7 बच गया है ना। सॉरी 2 7 तो पहले 13 जो दोनों में कॉमन था, 13 हमने लिख दिया है। अब इस तरह से इसका गुणा करके निकालेंगे तो ये 182 आएगा, जो कि इसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ कितना होगा, 13 होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा ना, तो जो एचसीएफ निकला और एलसीएम निकला है उसके बराबर होगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होगा एचसीएफ और गुणे एलसीएम के। हम वैल्यू को रखते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम गुणा करेंगे और बाहर जो कि संख्याओं का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 13 हो गया, एचसीएफ हमारा 13 हो गया। अब एलसीएम कितना होगा, 182 हो गया। तो एचसीएफ का एलसीएम गुणा करके पर देख रहे कितनी संख्याएं आती है, तो यहाँ पर 2366 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से जो है कि आप यदि इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा तो आसानी से इसका हल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूत्र होता है कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, ठीक है ना। फर्स्ट संख्या 26 है। अब इसके बाद जो है कि यहाँ पे दूसरी संख्या 91 है, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। इनका भी गुणनफल हम क्या करेंगे, निकाल के चेक करेंगे भाई एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो देखिए जब गुणा कर रहे हैं 26 और 91 का, तो ये भी उतना ही आ रहा है 2366। आपका एलसीएम और एचसीएफ का भी जो वैल्यू आई है, ये भी आया है 2366। तो इस प्रकार जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एक सूत्र ये भी हो जाएगा। या तो आप पहली संख्या को ये मान लीजिए, दूसरी संख्या को भी मान लीजिए, तो ए गुणे बी बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस तरह से आप जो है
इस सवाल को हल कर सकते हैं, बड़े से बड़े सवाल हो जाएंगे, इस प्रकार दिया रहेगा तो आप हल कर सकते हैं। कैलकुलेशन ये नियम होता है। अब इस प्रकार से नियम तो जो कि बहुत सारे यहाँ पे है। यदि फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दिया है, एचसीएफ और एलसीएम दिया है तो उसमें बहुत ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर सेम उसी तरह संख्या है। ये ध्यान दीजिएगा, 510 और 92 का क्या करेंगे, आप गुणनखंड निकालेंगे। पहले गुणनखंड निकालने के बाद इसको हल करने की कोशिश हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से भाग दिया, 510 में तो कितने बार 255 बार में भाग चला गया है। अब ये देखिए 5 से कटने की संभावना है, और 5 2 7 3 10, 5 5 10 2 12 हो रहा है, मतलब 3 के पहाड़े में 12 आ जा रहा है ना। 2255 का गुणा 255 का जो योगफल जब 3 के पहाड़े में आता है तो संख्या 3 से कट जाती है। आप देखिए इकाई के स्थान पर क्या होगा, 85 बार में कट गया, 3 से भाग दिए तो 8 5 तो जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में नहीं आएगा ना, तो इसलिए ये 5 से कटेगा, तो 17 25 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। आप 17 को कटाएंगे तो 17 बार में कटेगा। ठीक है, इस तरह से हम गुणनखंड जो है कि निकाल के जो है कि अब उसके सामने जो उनके गुणांक हैं, जो गुणनखंड के नंबर हैं, उनको हम रख देंगे। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया ना। अब इसी प्रकार 92 का हमको निकालना है कि 92 का क्या होगा। तो 92 का निकालेंगे तो हम जब इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 से घटाने की कोशिश करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौक 8, 2 छक्का 12 एक हासिल बचेगा। तो ये आप भाग देकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर 46 भर गया है, 2 का पाड़ा पड़ेगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 23 23 से कट जाता है ना। 23 23 से कटेगा तो एक बार में कट जाए, 23 से 23 हो जाएगा। तो इस तरह से संख्याएं जो होती है गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, मान को रखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 23 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का जो है कि इस तरह से हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाले सब में किए हैं तो उस तरह से एचसीएफ हम निकालेंगे 510 और 92 का कितना होता है। तो उसके गुणांक देखिए दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है। तो दोनों में देखिए 17 23 अलग हो गया, 5 भी नहीं मैच कर रहा है, 3 जो है दूसरे वाले में नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पर केवल 2 मैच कर रहा है। मतलब मैच करने का मतलब जो संख्याएं दोनों के गुणनफल में उपस्थित होती है वही संख्या जो होती है क्या होती है, 900 होती है। तो एचसीएफ जो है कि आपका 910 और 92 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इस तरह से एलसीएम आपको निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं। ये 2 संख्याओं के बदले एक संख्या रख कर जो है कि हम क्या करेंगे, ठीक है ना, उसका गुणनफल करके हम चेक करेंगे। मतलब उसका गुणनफल जो शेष बचा रहा है उसको रखा जाएगा। एलसीएम यहाँ पर दिया है ना 510 और 42 जो दिया है, 92 दिया सारे, तो 510 92 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, चाहे तो डायरेक्ट जो है कि एचसीएफ का वैल्यू रख के 2 जैसे रख के फिर इसके बाद जो शेष बचता है नंबर उसमें रख देंगे ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो ये 2 तो पहले से दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 क्या करेंगे हम, एचसीएफ का पहले ले लेंगे, है ना। अब ऊपर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गया और 5 हो गया, इस तरह 2 गुणे 2। अब इसके बाद ऊपर वाले में 3 हो गया, अब फिर इसके बाद 5 बच रहा है तो 5 लिख देंगे और 17 भी लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि जो शेष संख्याएं बच जाती है जो मिलती नहीं है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते समय हम उसको रख देंगे। तो इसी प्रकार देखिए रखा गया, ऊपर वाली संख्या 3 गुणे 5, 3 5 और 17 रखा दिया है। अब इसके बाद नीचे वाली संख्या 2 जो है कि एक मैच करे तो उसको नहीं लिखना है। इसके बाद बच रहा है 2 और 23 बच रहा है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रख के जो गुणा करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार से 23,460 आपका क्या हो गया, ये आपका एलसीएम आ गया है। तो अब जो कि यहाँ पर जांच करने की बात आती है, जांच करने की बात है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो वैल्यू होता है तो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जो इसमें संख्या आपका दिया हुआ है ए और बी का मान, जैसे 510 ए का मान है और 92 बी का मान है ना। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इसकी जांच कर सकते हैं। तो 510 और 92 का गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगा और जो इसका एलसीएम आता है जो, तो उसका जब गुणा आपस में करेंगे तो दोनों बराबर हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे आगे की तरफ। फिर इसमें जो है कि 510 गुणे क्या करेंगे 92 रख के चेक करते हैं, गुणा करके चेक करते हैं कि कितना इसका वैल्यू आता है। तो 510 गुणे 92 का जब गुणा करें तो 46,920 आ रहा है। इसी प्रकार अब इसका एलसीएम और एचसीएफ को, इसी प्रकार जब इसके एलसीएम और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ और एलसीएम को, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, समान ही आती है। तो इस तरह से इसकी जांच
की जा सकती है। इस तरह से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चैनल पर जितने नए बच्चे होंगे तो ये ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस प्रकार से हम जो है कि बहुत सारी संख्याओं को गुणनफल से जो है कि भाग विधि द्वारा भी जो है यहाँ पर गुणनखंड विधि से हम निकाल कर जो है कि हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए आगे चैप्टर में हम चलते, आगे ही पेज में चलते हैं। इसी सेशन का सवाल है, सेम इसी तरह के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 336 और कितना दिया, 54 दिया है, और करा के दो संख्याओं को गुणनफल भी ज्ञात करिए। तो बहुत आसान है, जिस तरह से पहले वाला सम हम किए हैं तो वैसे ही सम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है कि 336 का जब निकालें तो 2 से भाग देंगे तो 2 कम 2 2 3 2 6 12 और 2 8 16, 2 से फिर भाग देंगे 2 8 16, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 84 में तो 2 चौको 8 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो 2 से फिर भाग देंगे, अभी 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 कम 2। अब ये 21 है तो 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 को हम क्या करेंगे एक बार में कटा देंगे, 7 कम 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 336 का हमने देखिए गुणनखंड यहाँ पे निकाल दिया बच्चों। अब आप भी जो क्या करेंगे इस तरह से जो है कि 54 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, जबकि आता है आप सभी को गुणनखंड लगभग जो पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया है। अब इस गुणनखंड के जो भी गुणन वाली संख्या उसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, मतलब जो भी संख्या है मतलब 2 जितनी बार है ना, 1 2 3 4 बार है ना 2, तो आप क्या कर सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आप लिख सकते हैं। इस प्रकार 54 का निकालना 2 से भाग दें तो ये 27 बार में जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 से जो है कि यहाँ पर फिर भाग देंगे, 3 नंबर 27 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कि इसका भी गुणनखंड अब 3 से 3 कटा दिए, 3 कम 3 हो गया। अब इस तरह से जो कि हम क्या करेंगे कि जो भी गुणनखंड निकला हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे उसके सामने 54 के सामने रखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि इस तरह से आप गुणनखंड इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका HCF 336 और 54 का जो HCF होगा वो जो है कि इन दोनों के गुणनफल में मिलाएंगे। देखिए दोनों का जो गुणांक है, जो गुणन है जो इसका निकाले हैं, तो उसमें देखिए क्या मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उधर देखिए 2 के बाद जो है कि 3 जो है कि इसमें जितना पूरा दिया है तो 3 जो है पूरा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पे 1 3 मैच कर रहा है, खाली 1 3, ठीक है ना। इसमें जो है कि 1 3 जो दिया है वो जो मैच करेगा, जो मिलता जुलता रहेगा वही आपका मौसा होगा। अब इसके बाद कोई भी संख्या दूसरी नहीं मिल रही है ना, तो यहाँ पर जब दूसरी नहीं मिली तो क्या करेंगे, सीधा सीधा जो मैच कर रहा है, जो मिल जुल रहा है दोनों में, हम उसका जो है क्या करेंगे दोनों का गुणा कर देंगे तो मौसा निकल जाता है। अब यहाँ पर लौसा निकालना हो 336 और 54 का तो सिंपल है। तो अभी इसके पहले भी कई सवाल आप पढ़े हैं इस पर, ये आराम से जो है कि आप क्या करेंगे 336 और 54 लिखेंगे। इसका अब एलसीएम निकालना है तो सीधी सीधी बात हम कर रहे हैं कि जो इसमें जैसे हमारे दोनों संख्या में 2 2 मिला तो उसको नहीं लेना है, जो दिया है ना, जो संख्या दोनों में अवेलेबल है उसको, और दोनों में जो संख्या अवेलेबल है तो हम तो सीधा जानते हैं कि मौसम जो निकला हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट रख दीजिए इसमें एलसीएम में क्या करिए यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए। इसके बाद जितने भी बचे हुई संख्याएं होती है उसको भी आपको लिख के गुणा कर देना है, और तो वो क्या निकल जाता है, एलसीएम निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है तो मान लीजिए कि ये दिया हुआ 2 गुणे 2 2 गुणे 2 मतलब 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो अब इसके बाद 3 7 बच जाता है, तो 3 7 को आप आराम से जो है कि इसमें देखिए 3 3 दोनों में मैच कर रहा है। तो हम कह रहे थे ना कि जब दोनों का गुणनफल जब रखेंगे तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि आगे की तरफ हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एलसीएम जब निकालना हो 336 54 को, तो क्या करेंगे जो भी चीज़ है ऊपर 6 पहले से निकला हुआ है, एचसीएफ आप 6 रख दीजिए, डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे 6 रख सकते हैं। इसके बाद जो है कि आपका क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए ऊपर में 2 बचेगा, फिर 2 3 बार जो बचेगा तो 3 बार हमने 2 लिख दिया। ऊपर क्या बच रहा है आपका 7 बच रहा है तो 7 भी लिख दिया। नीचे भी देखिए आपका 2 तुम्हारे जोड़ा में मिल गया, 1 3 जोड़ा में मिल गया तो बच गया 3 3 3 3 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 9 भी लिख देंगे जो बचा हुआ है। तो आप गुणा करके इसका जो है कि आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो 3024 का आता है। कैलकुलेशन आपको करना है, यहाँ पर भी बताया जा रहा है, बट जो है कि यदि कैलकुलेशन को विस्तार करके बताया तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान समझिए कि इसको जो है कि आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गुणा भाग जो घटना आपको तो सिखाया गया है और आप जानते भी हैं, आज से ही थोड़े जानते हैं। एचसीएफ और एलसीएम जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन दोनों का गुणा करेंगे ना, तो इसके दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालेंगे हम, 6 गुणे कितना हो जाएगा 3024 हो गया, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 18,144 जो है कि हमारा क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया है।
तो अब यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है तो वह HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ये नियम है। तो देखिए ना, पहला और दूसरे को हम गुणा कर रहे हैं 336 और इसका गुणा कर रहे हैं 54 का, ठीक है ना। तो पहले और दूसरे संख्या का जब हम गुणा करेंगे तो 336 और 54 का गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18,144 आपका आ जा रहा है। मीन्स दोनों तरफ से देखा जाता है, यदि LCM को गुणा कर रहे हैं और यदि HCF को गुणा करते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या आता है, समान आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि बहुत सारे जो सवाल है कि आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे HCF और LCM को गुणा करके जो है कि आप क्या करेंगे, चेक करेंगे भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर जरूर सही आएगा। और मेहनत जो है करनी ही करनी है, दिल लगा के मेहनत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, जिससे दूसरे को भी सहायता मिल पाए, ठीक है। तब आगे जो है कि अब इसके अगला प्रश्न के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पर तो आप चेक कर ही सकते हैं कि HCF LCM में गुणा करके और प्रथम और लास्ट पद गुणा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 संख्या दे रहेगी, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं का भी आप आसानी से जो है ना कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हल करना चाहेंगे तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसका गुणनखंड निकालेंगे। जिस तरह से गुणनखंड अन्य संख्याओं का हमने अन्य संख्याओं का निकाला, उसी तरह से आप इसका भी गुणनखंड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 12, 15 और 21 क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 12 का जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, फिर 15 का गुणनखंड निकालेंगे और 21 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 से फिर 2 में भाग देंगे, तो 2 6 का 12 हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार। इससे गुणनखंड को लिख दिए 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना। अब इसके बाद दूसरी संख्या 15 का भी हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 15 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी वर्गमूल नहीं, वह गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालना है। 15 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 5 3 15 हो जाएगा। 21 का निकालेंगे तो सिंपल है, 21 का 3 7 21 हो जाएगा, कहीं ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको निकाल के बता दिया जाता है, कहीं कन्फ्यूजन होगा आपको तो ये विस्तार पूर्वक बताया गया, जिससे आपको समझ आएगी तो आप आसानी से जो है कि सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि कभी बाय द वे आपका मिस हो जाता है, विद्यालय नहीं पहुंच पाते और टीचर ने पढ़ा दिया है, तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, आपको ये विधि बताई गई। तो आइए हम HCF 12, 15 और 21 का निकालें, ठीक है ना। तीनों में भी वही नियम लगता है जो 2 नियम का लगता है। यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों के गुणनखंड में चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा समान रूप से है, कौन कौन सा जो मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो मिल जाएगा तीनों में तो मौसा तो हो जाएगा, तीनों में जो मिल जाएगा मौसा हो जाएगा। देखिए 3 3 मिल रहा है कि नहीं मिला तीनों में, तो इस तरह से आपका मौसा क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। और इसके बाद कोई संख्या दूसरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जो संख्या मिलती है आपस में वही संख्या जो क्या होती है, आपका मौसम होता है। तो आप HCF 12 15 जो है 12 15 का और 21 का जो है क्या हो जाएगा, HCF यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 तीनों में मिल रहा है ना। तो जब 3 तीनों में मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, आसानी से उसको, ठीक है ना, यहाँ पे मौसम 3 लिख देंगे। अच्छा, लौसक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है कि मौसम यदि लिख दिए हैं तो जो संख्याओं मौसम में जो मैच किया है, जो लिए हैं आपने, ठीक है ना, जो मैच से करके जो है कि आपने जब जोड़ा मिलाकर जब आपने HCF जो लिया है 3 बना है, तो इस प्रकार से जब आप LCM निकालेंगे तो सिंपल जो है ना क्या करेंगे, वो 3 जो है कि HCF जो है उसको रख देंगे। 3 रखने के बाद अब क्या करना है कि जो शेष बचा दी संख्याएं रहेगी गुणनखंड में, तो उसको क्या करेंगे, उस गुणनखंड से उसको डायरेक्ट हम नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे और LCM निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 2 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बच रहा है, देखिए अब उसको ऊपर वाले में तो हमारे 3 का जोड़ा तो मिल ही गया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 तो हम रखेंगे ही रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है कि आपका 3 गुणे 5 है, 3 गुणे 5 है, तो 3 तो हमने जोड़ा में ले ही लिया है, तो बचा यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 और गुणे 3 और 7 है, 7 एक 21 है। बट हमारे कहने का मतलब यहाँ पर भी क्या कि 3 तो तीनों के जोड़ा में मिल गया है, तो जो जोड़ा में मिल गया तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो जो बचता है तो लिखेंगे तो 7 है, ठीक है ना। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है, तो अब इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसका गुणन करके, गुणनखंड करके, इसका गुणा करके आप इसको आसानी से चेक करा सकती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है 3 है यहाँ पर, तो LCM अब निकालें 420 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, 420 होगा।
तो इस प्रकार से आप सारे सवाल को भी जो है कि जो भी दिया रहेगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका दिया है, आसान विधि से इसको हल करें। अगला प्रश्न दिया है 17, 23 और 29। इसका भी क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम एचसीएफ जो है ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तब इस तरह से आप 17, 23 और 29 का भी आसानी से निकाल सकते हैं, जबकि इसके पहले भी आपने सम इसी नियम पर करा है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह हल करेंगे। तो 17 तो ऐसी संख्या हो जाती है जो एक से वो खुद स्वयं से संख्या कटती है, तो ये 17 एक और 17 से ही कटेगी, दूसरे से नहीं कटेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका जो गुणनखंड है 1 और गुणे 17 हो जाएगा, या 17 गुणे 1 हो जाएगा। तो आप आराम से यहाँ पर रख सकती हैं। 23 भी ऐसी संख्या है कि जो खुद संख्या में कटती है अपने आप से। ठीक है ना, 23 भी जो संख्या अपने खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। तो आप चाहेंगे तो वहाँ पर 23 भी लिख सकते हैं, 23 गुणे 1 लिखेंगे। सब में जो है कि आप 17 गुणे 1, 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1 लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना भी रहेगा। तो एचसीएफ देखिए मुश्किल से तीनों में जो है कि आपका 17, 23, 29 एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। हाँ, तो ये ध्यान रखिए कि इसमें एक ऐसी संख्या होती है जो, ठीक है ना, कि जो खुद स्वयं से जो है कि क्या करती है, किसी भी संख्या विषम संख्या को विभाजित भी करती है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जब तीनों में देख रहे हैं कि 17, 23 और यहाँ पर 29 दिया हुआ कोई वर्णखंड नहीं है मिलता जुलता, तो आप क्या करेंगे, आप 1 ले लेंगे। अब एक 1 और एक वैसा स्वतंत्र नंबर होता है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता है गुणा भागों में, तो फिर वही रियल नंबर ही आता है उसे गुणा करने पर। ठीक है ना, गुणा भाग जो भी करो। तो यहाँ पर देखिए कि 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम जो लिखे थे ना 17 गुणे 1 है, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1 है, तो उसमें 1 तीनों में मिल रहा था, इसलिए एलसीएफ हो गया इसका, महत्तम समापवर्तक 1 हो गया। और एलसीएम इसका निकालना है, तो एलसीएम सीधी सीधी बात है कि जो बच रहा है ना संख्या, तो सारों का उसमें लेके जो क्या करेंगे हम गुणा कर देते हैं, तो एलसीएम ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि बाबू सारे सवालों को जो है कि हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर सब्सक्राइब करके आप जो है कि कमज़ोर और जो बच्चे हैं उनकी आप सहायता कर सकते हैं। आपका एक योगदान जो है किसी के लाइफ को सुधरने में और लाइफ बदलने में लग जाएगा। कहते हैं ना कि हिम्मत बंदा तो मदद खुदा, है ना, कि जब आप हिम्मत करेंगे तो खुदा भी आपकी मदद करता है, भगवान भी मदद करता है। लेकिन जब आप हिम्मत करते हैं तो आप मेहनत करेंगे तभी भगवान आपकी मदद करने आएगा, है ना। तो इस तरह से अब आगे के हम पेज में चलते हैं। जो अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम यहाँ पर, जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको भी हल करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 8 और 9 और 25 का। तो सारे प्रश्न हम बता रहे हैं कि ये नियमबद्ध है, नियम की तरह से है। तो आप सीधे सीधे जो इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 8 और 9 और 25 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 8 का जब गुणनखंड हम निकालें, 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 9 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 भी संख्या जो 3 और 3 से कटेगी, तो 1 गुणे 3 लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर 9 जो है क्या करेंगे, 3 गुणे 3 लिखेंगे। ठीक है ना, 3 गुणे 3 लिखेंगे। अब इस तरह क्या करेंगे, 25 है तो 25 भी किससे विभाजित होगी, मालूम है ना, 5 से विभाजित होगी, तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सबके गुणांक में एक जो कॉमन ऐसी संख्या होती है कि जो गुणा करते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रियल नंबर ही प्राप्त होता है। तो एचसीएफ हम प्राप्त करेंगे 8, 9 और 25 का। तो 8, 9, 25 का जब एचसीएफ प्राप्त करें तो हमने बताया था, याद रखिएगा कि जो यहाँ पर एचसीएफ निकालें तो तीनों में जो मिलता है ना संख्या, उसी संख्या को लिखने है हमको, दूसरा संख्या नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ना क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 गुणे 2 ऊपर है, नीचे 3 गुणे 3, नीचे 5 गुणे 5 है। अरे बाप रे, तो यहाँ पर तीनों में तो कोई मैच ही नहीं करा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि जिसका कोई भी, ठीक है ना, जिसका कोई भी संख्या जैसे विषम संख्या हो, उसका कोई यदि गुणनखंड नहीं है तो याद रखिए उसका गुणनखंड 1 होता है, आप भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तब यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो सीधी सीधी बात है, जो यहाँ पर नहीं मिला है तीनों में, तो आप एक ही जगह रखकर उसे क्या कर सकते हैं, आप उसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आराम से जो है कि आपका एचसीएफ हो गया है 1। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 8 और 9 का निकालेंगे, तो क्या करना है, जो जो भी बच रहा है नंबर सब ना, उसको सीधा सीधा आप गुणा कर दीजिए। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। ठीक है ना, सब चीज़ लिख दीजिए जो ऊपर बचा है, क्योंकि इसका कोई मिल नहीं जुल रहा है ना। मिलता जुलता तो एक एचसीएफ कम हो जाता, बट क्या है कि नहीं मिल जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, पूरी संख्याओं को रख के गुणा करके, और उसके बाद उसका क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम
इस तरह से निकल जाएगा। इस विधि से जो है कि आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पर आप गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। 2 का 5 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 2 का 5 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 ग्राम 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आराम से जो गुणा करके हम इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू जो है कि यहाँ पर दे देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8 तरीके 24 24, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 तरीके 24 और फिर 3 5 15 15 3 45 से गुणा कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 1800 इसका क्या हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। तो आप इस तरह से जो है कि निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका एचसीएफ जो है महत्तम समापवर्त का 1 होगा और एलसीएम आपके सामने है जो कि 1800 दिया हुआ। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब आगे की तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए हम आ रहे हैं कि एचसीएफ यहाँ पर निकालना है। तो जिसका एचसीएफ दे दिया 306 657, ठीक है ना। यहाँ पर एचसीएफ निकालना है 306 657 का बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 को ज्ञात कीजिए। तो आप सिंपल तरीके से जानते हैं कि जो एचसीएफ ज्ञात करना है तो आप एचसीएफ जो है कि सिंपल तरीके से आप क्या करें, उसका गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद जो आता है उसको रख देंगे और मैच करेंगे, ठीक है। दोनों में यदि मान लीजिए क्या करते हैं कि जो मैच करता है तो मौसा हो जाता है, जो मिलता जुलता है ना, जो नहीं मिलता जुलता है तो वो क्या बोलते हैं कि इस तरह से लसा निकाल देते हैं गुणा करके। आप आइए यहाँ पर देखते हैं कि एलसीएम जो है कि और एचसीएफ बराबर था। एलसीएम और एचसीएफ बराबर सूत्र होता है फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या सूत्र होता है, याद रखिएगा। यदि एलसीएम और एचसीएफ 2 दिया हुआ है तो उसका जो है कि आपको निकालना है वैल्यू वहाँ पर, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम गुणे एचसीएफ कर देंगे अब बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे एलसीएम इसका क्या करेंगे, 9 दिया हुआ, देखिए ना, यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे एचसीएफ जो है कि दिया हुआ 9। तो एलसीएम तो नहीं दिया, तो एलसीएम तो निकालना है। तो एलसीएम गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या को 1 भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, दूसरी संख्या को बी मान सकते हैं, तो उस सूत्र से भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे एलसीएम गुणे 9 हो गया बराबर 306 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका सेकंड नंबर क्या है, यहाँ पर देखिए 657 है, 300 गुणे 657 हो गया। अब यहाँ पर क्या कैल्शियम निकालना है ना, तो बहुत आसान विधि है। 306 गुणे 657 में क्या करेंगे आप, 2 से 9 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 9 से भाग देंगे। तो 9 से भाग देने पर आपको क्या आ जाता है, ये यहाँ पे एलसीएम प्राप्त हो जाता है। ये भी एक तरीका आसान है, जब पहली संख्या दिया हो दूसरी संख्या दिया हो, ठीक है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो तो आप क्या करेंगे, आराम से जो है क्या कर सकते हैं कि एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। यदि किसी एक की वैल्यू को पूछता है तो वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इसमें सूत्र जो है, इसमें जो तरीके बताए गए उस तरीकों को आप यूज करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। 9 से हमने कटाया 3 बार में 27 हो गया। इसके बाद क्या बच रहा है, वहाँ पर जो है कि भाग देने के बाद ये संख्याएं जो है आपके समक्ष जो रखी है, तो 306 में भाग देने तो 34 बार में कट जाता है, ठीक है। 9 34 बार में कट जाता है तो ऊपर बचता क्या, 34 और 657। 34 और 657 का आप क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, आपका जो वैल्यू निकल जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है कि जो भी सम आपके पुस्तक में दिया है, किताब में दिया है, तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। एलसीएम जो है कि भाग देने के बाद जो संख्या बचती है वो एलसीएम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ आपने निकालना सीख लिया है। और आगे की तरफ जो है कि हम जो भी ये प्रश्न है उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे और हल करके आपको देंगे, जिससे आपको बहुत सहायता मिल पाए और बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं देख के, ठीक है ना। नोटबुक जो है कि आप चाहे तो बना सकते हैं, इसको समझ के आपके पास नोटबुक अवेलेबल रहेगा तो आसानी से हल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान देना कि आइए हम अगले चैप्टर में चलते हैं, अगले पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर दिया कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है कि आपको प्रश्न दिए रहेंगे तो आप जिसको आसानी से हल करना है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कर रहा है कि 6 पर पावर n, ठीक ना, और वो 0 पर समाप्त हो। तो ये कंडीशन तब संभव हो जाती है जब इसका एक गुणनखंड जो है कि पीछे हम ये प्रश्न में दिया है 2 गुणे 5 पर पावर जो होता है 2 गुणे 5 पर पावर के फॉर्म में होता है, 2 गुणे 5 के रूप में। तो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 2 गुणे 5 के रूप में। यदि 2 गुणे 5 के रूप में है उस पर कोई भी गुणनखंड, उस पर कोई भी
घातांक है तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर 2 गुणे 5 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। 2 गुणे 5 के रूप में नहीं होगा तो फिर वह अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकती है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि 6 का जब हम गुणनखंड भी करते हैं 6 का, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 मिलेगा, ये तो बराबर है, ठीक है ना। अद्वितीय 6 और 3 मिलेगा, लेकिन 2 गुणे 5 नहीं मिलेगा, उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं मिलेगा। तो 6 पर पावर n है तो हम इसका गुणनखंड निकालें। हम देखिए यहाँ पर निकालते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, या फिर 3 से भाग में 3 कम 3 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर 2 गुणे 3 तो हो रहा है, 6 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 3 हो रहा है, लेकिन ये जो है कि 2 गुणे 5 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 2 गुणे 5 हो जाता तो संभावना तो हो जाती कि ये पूरे जो है कि समाप्त हो जाती 0 पर, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आया है। 2 तो है, गुणे 3 की जगह 5 यदि आ जाता तो समझ जाए कि फिर ये हमारी जो संख्या 6 यानी 0 पर समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन नहीं आया है तो इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। मीन्स कहने का मतलब ये हो जाए किसी प्राकृतिक संख्या n का जो है, ठीक है ना, लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 6 पर पावर n किसी, ठीक है ना, किसी भी तरह के मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। मीन्स ये समाप्त नहीं होगी, ये सब तथ्य जो है गलत है। तो इस प्रकार से जो है कि ऐसे यदि आपके गणित में सवाल है जो एक्स्ट्रा भी रहे, तब आप इसी नियम से करेंगे। 2 गुणे 5 का रूप होना चाहिए, ये मिला लीजिएगा। मतलब वो संख्या जब गुणनखंड निकालेंगे ना 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। 2 गुणे 5 के रूप में है तो ये होना संभावना होता है, संभावना नहीं, ये होता है कि ये हो जाएगा, उसका गुणनखंड 0 पर समाप्त होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 6 पर पावर n किसी मान के लिए n के लिए नहीं है। अच्छा, व्याख्या कीजिए। एक अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 6वां। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रकार से आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि पुस्तक में भी, आपके बुक में भी आपका दिया हुआ है, तो आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हल उसका लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड दो इसमें पार्ट हो रहे हैं, जो बीचों बीच हो रहा था तो इसको 2 पार्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। और दोनों का क्या करेंगे, हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कितना हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख दिया जाएगा यहाँ पे 7 गुणे 11 और गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि 13 देखिए कॉमन मिल रहा है, ओवरलिस्ट मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए। कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 7 गुणे 13, 7 गुणे 11 77 हो जाएगा, 77 गुणे 13 प्लस 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 13 दी कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 13 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, 77 गुणे 1 हो जाएगा, 77 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 निकाल ले रहा है ना, 13 वहाँ से निकल जा रहा है, 13 निकल जाए तो क्या हो जाएगा, 77 गुणे 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ से 13 निकल जाएगा, 77 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 77 कम 77 कितना हो जाएगा, 1 में 77 गुणा करेंगे तो वहाँ पे 13 जो है कॉमन लेंगे हम तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 77 13 लिखे देंगे, 77 एकम 77 हो जाएगा, 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 13 का 78 में गुणा कर देंगे हम, ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खुलता है तो क्या हो जाता है, गुणा के फॉर्म में बदल जाता है। तो 78 हो गया, अब गुणा करते हैं इसका, अब गुणा करने का तो गुणा करके रख दीजिएगा, तो गुणा तो आप कर ही लेते हैं, है कि नहीं, गुणा तो आप कर ही लेते हैं ना। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 78 का जैसे फैक्टर निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 बार में होता है, 3 से भाग देंगे तो 13 बार में, 13 का 13 से कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके गुणनखंड को लिखते हैं 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, है ना, 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 जो वहाँ पे हम निकाले हैं।
अब क्या करेंगे इस प्रकार, तो इसमें तो हो गया। अब हम ये जो दूसरा पद है जो नीचे दिया है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर इसके वो मिला लें हम, यहाँ पे 13 जो है कि 2 बार दिया है, तो आप इसको ये भी ले सकते हैं 13 पर पावर 2 गुणे 2 गुणे 3। यह भाज्य संख्या, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, ध्यान दीजिएगा। यदि तो इसी में इतने में से सॉल्व करके बता सकते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है एक के अलावा और भी संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, 13 है। तो वही कहने का मतलब है कि जो एक के अलावा अन्य और संख्याएं जिसकी भाजकता होती है, ठीक ना, ये गुणनखंड होते हैं, तो वो जो है कि क्या होते हैं, हमारा भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप दूसरे पद को हम सॉल्व करेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 हो गया। तब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुणा कर लिया जाएगा, पूरा टोटल तक गुणा कर लिया जाएगा। अब गुणा करके जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कॉमन भी मिलेगा, ठीक है ना, 5 कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी 5 है और वहाँ पे भी 5 है, तो 5 कॉमन मिले तो क्या करेंगे, हम 7 गुणे 6 लिखेंगे, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा 7 गुणे 6 गुणे 1 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 हमने कॉमन निकाल लिया है। 5 कॉमन निकाल लिया वहाँ से। जब 5 निकल जाए तो 1 बचता है, ठीक है ना। कोई भी संख्या जब अपने जगह से हटती है, रिमूव होती, तो वहाँ पे 1 बचता है। तो 7 छक 42, 42 का 42, 42 चौका, इसे गुणा करके हम क्या करेंगे, तो जोड़ कर रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए अंदर क्या है, अंदर जो है आपका गुणा कर दिए हैं, गुणा करके जोड़ दिए हैं, तो 1008 आया है, ठीक है ना, 1008 आया। और यहाँ पर एक जोड़ दें, 5 गुणे 1008 में एक जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा, ठीक है। अब 1009 हो जाता है, तो अब यहाँ पर इसका देखिए 1009 का भी आप क्या करें, गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड लगा के हम देखते हैं, करें तो इसका गुणनखंड निकालिए। अब गुणनखंड लगा के इसका भी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है कैसा है, ठीक है। तो यहाँ 5 गुणे 1009 है, 5 गुणे 1000 क्या है, 9 है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह भी भाज्य संख्या है ना, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य भी गुणनखंड है ना। देखिए गुणनखंड इसके भी मिल रहे हैं ऊपर, देखिए एक के अलावा बहुत सारे गुणनखंड है। तो यदि उसका विस्तार भी करते हैं, गुणनखंड भी निकालेंगे, तो एक के अलावा उससे अधिक मिलेंगे। तो वही कहने का मतलब है कि जिसके एक से अधिक जो है गुणनखंड, जैसे देखिए ऊपर ही देखिए 7 है, 6 है, 5 4 दिन कितना है कि नहीं है। यहाँ पर नीचे 5 है, जिसको डिवाइड करेंगे 1009 का गुणनखंड निकालेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है एक के अलावा अदर भी गुणनखंड है, तो समझिए कि वो क्या है आपका, ये भाज्य संख्या होती है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हम कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर दिया दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। जब एक साथ ही प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद में मिलेंगे। तो आइए, ये प्रश्न बहुत सुंदर सा है, प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एक गोलाकार भाग है, कह रहे कि दोनों एक वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि जबकि दोनों इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, रवि जो है कि 12 मिनट में कर लेता है और सोनिया जो कि 18 मिनट में कर लेती है। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा सिचुएशन रहेगा जहाँ पर जो है कि यदि चलते हैं तो समय एक समय पर दोनों मिल लें। यही ना प्रश्न है आपका कि यदि मान लें कि यहाँ से चलता है कोई, जैसे इस बिंदु से यहाँ पर सोनिया चलती है, ठीक है, और इधर से जो एक कौन चलता है, इधर से आपका चलता है रवि चलता है, एक साइड से रवि चलता है, कितने समय बाद में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये इस प्रकार का प्रश्न आपका है ना। तो आप इसको गेस करते हैं, आप भी जो है कि इस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं। एक वृत्ताकार पथ रहेगा, 18 मिनट जो है कि लगता है सोनिया को, और 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में आपके, ठीक है ना। उसका रहा है कि 12 मिनट रवि को लग जा रहा है।
तो इस तरह से अब इसको हल करना है ना, इस तरह से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो वृत्ताकार पथ बनाना है तो आप एक खाली बस ये दिखा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल मेथड, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 18 और 12 लिखेंगे, ठीक है ना। 18 और 12 क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 18 और 12 लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 3 6 तो 18 हो गया, 12 का होगा 2 दूनी के 4 3 12 हो गया, अलग आप निकाल के देख सकते हैं। लेकिन इतना सब सवाल बताया गया तो कतई जो है कि ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे, नियम को आप याद रखेंगे। देखिए क्या होता है ना कि याद है तो आबाद है, कहते हैं ना, एक कहावत है कि याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। तो भूलना नहीं है ना। यहाँ पर देखिए दोनों निकाल दिया गया ना, तो यहाँ पर एलसीएम निकालना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो ये याद रखिए कि जो जो मिलता है उसको आपको लिख लेना है, ठीक है ना। एलसीएम में भी जो जो मिलता है उसको आपको क्या लिख लेना है, और जो बच जाता है उसको भी लिख के गुणा कर देना। जैसे हमारे दोनों में 2 2 मिल रहा है ना, तो उसका 2 हमने लिख दिया। 3 ऊपर से मिल रहा है तो उसका 3 हम लिख देंगे, है ना। अब इसके बाद क्या बच जाएगा, ऊपर 3 बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, देखिए नीचे भी 2 गुण 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर जो है कि 3 गुणे 3 है, जोड़े में है ना, 3 गुणे 3 है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, 3 गुणे 3 यहाँ पर लिख दिया गया। मतलब यहाँ पर जो है कि एक अलग मेथड से भी कर सकते हैं, इसका एक अलग मेथड है कि जो पेयर में जोड़ा में ना, तो उसको लिख दीजिए, जो पेयर में है लहसुन उसको लिख दीजिए, ठीक। तो इसके बाद जो बच रहा है यहाँ पे, जो पेयर है जुड़ा वाला, उसको रख देंगे ना दोनों में, तो आपका ये हो जाता है, एलसीएम निकल जाता है। तो इस प्रश्न के साथ जो है कि अब अगला जो भी प्रश्न रहेगा तो अगले वीडियो में हम आपसे मिल रहे हैं, और अगला वीडियो भी देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, और अगला वीडियो हम आपको जल्दी में लेकर